हेलो, नमस्ते। अपने जियो पॉलिटिक्स चैनल पर आपके साथ डॉक्टर अजय कुमार झा। जियो पॉलिटिक्स टुडे एंड टुमारो। आज का मेरा विषय यूक्रेन वॉर है। यूक्रेन और रसिया की जो लड़ाई हुई है उसमें भारत की क्या स्थिति है, यह तो हम चर्चा करेंगे ही, परंतु ये अभी हो क्या रहा है। काफ़ी कुछ हो रहा है। हमें पता है पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन और रूस के बीच जंग शुरू हुई और तब से लेकर के आज तक बहुत पानी बह चुका है गंगा में। काफ़ी कुछ घटनाएं घटी हैं। पूरी दुनिया त्रस्त है। इस वॉर का प्रभाव ऐसा हुआ है, इस जंग मतलब इस लड़ाई का, कि पूरी दुनिया में प्राइस एस्केलेशन हो रहे हैं, मंदी आ रही है, बड़े बड़े देशों का जीडीपी गिरता जा रहा है। ग्लोबल साउथ जो है वहाँ भूखमरी की स्थिति पनप रही है। जहाँ तक यूरोप का सवाल है वो बिल्कुल डिसेलरेशन में जा रहा है, नीचे उसकी स्थिति जा रही है। रूस भी कोई बहुत मजबूत स्थिति में आज उस पहले की तरह को ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्योंकि रूस तो लड़ाई लड़ ही रहा है। उसकी भी अपनी परेशानियां निश्चित तौर पर हैं, क्योंकि कई जगह से उसे दुनिया के हर एक जो ऐसे इम्पोर्टेंट कंट्री हैं उन्होंने उन पर कई तरह की बंदिशें लगा रखी हैं। यूरोप परेशान, एशिया परेशान, अफ्रीका परेशान, अमेरिका परेशान, सारी दुनिया परेशान है। अब ऐसे में हम लोगों ने देखा है कि इस बीच में जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स हुई हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हो या यूएनओ का खुद ही हो या यूएनओ की ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनकी जो भी मीटिंग हुई है सब जगह यूक्रेन और रसिया का वार ही प्रमुख मुद्दा रहा है। यहाँ तक कि G7 की मीटिंग में उसका मुद्दा उठा, G20 के मीटिंग में उसका मुद्दा उठा, ब्रिक्स में भी यह मुद्दा उठेगा, यह भी तय है। और अब जो हमारे यहाँ हमारे देश में जो G20 की मीटिंग होने वाली है उसमें भी यह मुद्दा किस तरह से उठेगा हम अभी जानते नहीं हैं, परंतु उसका उठना ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि होगा नहीं। दबाव तो यहाँ भी बनेंगे। तो हर फोरम पर अभी चर्चा उसी की हो रही है और स्वाभाविक भी है। अभी जो स्थिति है उसमें जेलेंस्की साहब कोई 10 सूत्री कार्यक्रम लेकर के कहाँ पहुँचे हैं। अभी जिस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, जद्दा की जो मीटिंग हो रही है यूएस यूक्रेन में शांति बहाल करने को लेकर के, ये सऊदी अरब इसे इनिशिएट करके उसे आगे ले चल रहा है। इसके पहले इस तरह की मीटिंग कोपेनहेगन में हो चुकी थी। अब इस बार सऊदी अरब उसे आगे लेकर के बढ़ रहा है जिससे शांति हो। अब और हमें पता है कि सऊदी अरब के संबंध अमेरिका से बहुत अच्छे रहे थे, पर हालिया समय में सऊदी अरब के संबंध रूस और चाइना से काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। और ऐसे में अब करीब 40 देशों को जो इन लोग सऊदी अरब ने बुलाया है इस मीटिंग में भाग लेने को और कोई शांति का रास्ता बहाल करने को, उस पर चर्चा हो रही है। कल से शुरू हो चुकी है, आज भी हुई, और ये 2 दिनों की चर्चा आज संभवतः समाप्त हो जाएगी। संभवतः 2 ही दिन का था ही, अब हो सकता है बढ़ जाए, तो नहीं कह सकते। अब ऐसे में क्या होगा, देखा गया कि जेलेंस्की वहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने अपने 10 सूत्री कार्यक्रम दिए हैं और उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसी शर्तों को रखा है जिसमें उनका कहना है कि प्री वार जो स्टेटस था, जोग्राफिकल स्टेटस जो था कंट्रीज़ का, वो बहाल हो। मतलब कि अभी जो करीब करीब 1/5 हिस्सा से थोड़ा ज़्यादा ही रूस के कब्जे में आ चुका है, उसे वो खाली करे और वापस अपनी उसी जगह पर जाए जहाँ युद्ध से पहले स्थिति थी। अब ऐसा होगा ये तो बिल्कुल संभव दिखता नहीं है। इससे भारत को भी शिरकत करने के लिए आमंत्रित किया गया। डोभाल साहब वहाँ गए हुए भी हैं। बड़े बहुत सारे देश हैं जहाँ से बड़े बड़े जो ज़्यादा पावरफुल जो शिष्टमंडल है वह वहाँ गया हुआ है, परंतु चाइना ने कोई ज़्यादा पावरफुल ऐसा कोई शिष्टमंडल भेजा नहीं है, ये भी तय है। परंतु उसकी भागीदारी हो रही है। रूस को बुलाया ही नहीं गया है, रूस वहाँ है ही नहीं। अब जिसके साथ सब शांति बहाल करने की बात होनी है और जिसके साथ
सारी चीज़ें तय की जानी हैं, उन्हें आप इनवाइट ही नहीं आपने किया है। अब ये सब चीज़ें हैं। अब ऐसे में अभी जैसे डोभाल साहब ने गया, उन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से चीज़ों को रखा है और कहा है कि इससे ग्लोबल साउथ की स्थिति बहुत ही भयावह तरीके से ख़राब होती जा रही है। वहाँ भूखमरी की स्थिति है, अफ्रीका को ग्रेन नहीं मिल रहा है, एशिया में भी कई कंट्रीज़ हैं जिन्हें ग्रेन नहीं मिल पा रहा है, वहाँ परेशानी है। जो गेहूं की मात्रा जो यूक्रेन से सबसे ज़्यादा दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती थी, और उसको लेकर के जिस तरह से जिस तरह से दबाव बनाया जा रहा था, वो दबाव अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा अब उसमें परेशानी होगी, चूँकि कुछ एक एग्रीमेंट रसिया के साथ हुआ था कि ब्लैक सी में से होकर के जो भी जहाज़ उधर जाएं, किधर यूक्रेन से होकर के यूक्रेन से निकलें और यूरोपियन देशों को गेहूं या और भी इस तरह के जो सीरियल हैं मुख्यतया गेहूं वो पहुंचाएं। वो अब उस पर नाकेबंदी होने वाली है। यह रूस ने इसकी भी घोषणा कर दी है। अब तक तो वो इस बात को मान रहा था और उसे जाने दे रहा था। और इस बीच में भारत में जो अभी क्राइसिस हो रहा है फूड ग्रेन को लेकर के, चूँकि भारत जो राइस है, चावल, उसका निर्यात दुनिया भर के देशों को करता रहा है हाल के समय में इन्हीं सब परिस्थितियों की वजह से। लेकिन अब भारत को अपनी भी जनसंख्या देखनी है। 1 अरब 40 करोड़ के आसपास की आबादी हमारे देश की है, और भारत का जो ज्योग्राफिकल साइज़ है वो पूरे दुनिया के ज्योग्राफिकल साइज़ में बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब वो पूरी दुनिया को ग्रेन खिला सके, ग्रेन दे सके, खास करके जो स्टेपल फूड है, यह संभव नहीं है, क्योंकि खुद ही हमारी बहुत बड़ी हमारा पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ भी बिल्कुल मेक इन इंडिया के तहत, और हमको जीडीपी को बचाते हुए आगे बढ़ते जाना है। हमारे सामने भी ये संकट है कि फ्यूल की क्राइसिस है, उसे भारत को निपटना है। रूस की मदद मिल रही थी, लेकिन अब इस बीच वहाँ से भी परेशानियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो रही हैं इकट्ठे एक साथ। अब ऐसे में और भारत ने इन चीज़ों को रखा है इस मीटिंग में। तो ऐसा लगता है कि कोपेनहेगन में जो अभी मुलाकात हुई थी और जिस तरह से बात हुई थी, उससे 2 कदम भी अगर यह मीटिंग आगे बढ़ पाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मुझे लगता नहीं है, और मुझे नहीं लगता है तो मैं तो एक छोटा सा अदना सा अपना असेसमेंट कर रहा हूँ, परंतु जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं दूसरे दूसरे बड़े बड़े कंट्रीज़ के, उन्हें भी इस बात पर यकीन होता होगा कि यहाँ से कोई रास्ता निकलेगा। मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है, क्योंकि रास्ता ही गलत तरीका चुना गया है। पूरा का पूरा रूस उन जीते हुए इलाकों को छोड़ करके आ जाए, यह संभव है? कभी नहीं संभव है। उतने खर्च, उतनी बड़ी लड़ाई, और रूस उसे वापस छोड़ करके चला जाए। और ऐसे भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि सोवियत यूनियन का पार्ट था यूक्रेन, और किसी भी और उसके बावजूद भी जब वो अलग हुआ रूस से, सोवियत यूनियन से, और जिस तरह से वो यूरोप के साथ जुटने का प्रयास करता रहा और बाद में नेटो का मेंबर भी बनना उसने चाहा, उसके बाद से स्थिति ज़्यादा गंभीर हो गई यूक्रेन के लिए। अब यह भी एक अपने आप में एक सवाल उठाता है, क्योंकि रूस ने प्रारंभ से ही कह दिया था कि वो ऐसा कोई भी संगठन अपने बॉर्डर पर बर्दाश्त नहीं करेगा जो और उसमें नेटो हो या जो कोई भी हो, जो रूस के लिए खतरा बन सके। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में और सेकेंड वर्ल्ड वार में यूरोप के तरफ से जिस तरह से उस पर दबिश बनाई गई थी रूस पर, वो रूस भूला नहीं है। इसलिए वो कभी ऐसा चाहता नहीं है कि वहाँ यूरोप का बॉर्डर उसके साथ इस तरह से लगे जिसका कोई मिलिट्री एग्रीमेंट किसी दूसरे कंट्री के साथ हो। तो ये सारी बातें हैं। अब वर्ल्ड लीडर्स को इन सब चीज़ों को सोचना और समझना पड़ेगा। भारत इसे समझ रहा है, इसलिए भारत ने इस बात को स्पष्ट कर भी दिया है। चाइना ने भी यहाँ बीच का ही रास्ता अपनाया है। ऐसे में जो न्यू फ्रेंड्स हैं, ईरान, सऊदी अरब, चाइना, ये भी चाहते हैं कि चीज़ें संभलें, परंतु और इसी वजह से इन्होंने ये जद्दा का मीटिंग भी किया है। पर इसके आगे चीज़ें मुझे नहीं लगता है कि बढ़ने वाली हैं। देखते हैं फिर भी होता क्या है। ये प्रयास तो चलता रहेगा। अभी फिर ब्रिक्स की मीटिंग होनी है। हालांकि उसमें वेस्टर्न कंट्री के बड़े बड़े देश तो हैं नहीं, बस 2-5 कंट्री हैं जिसमें भारत है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, तो साउथ अफ्रीका है। तो बाकी लोग आना चाहते हैं।
अब आने के बाद क्या वो भी इस पर डिस्कशन करेंगे या नहीं करेंगे, वो तो आगे की बात है। लेकिन G20 में तो इस पर डिस्कशन निश्चित तौर पर होंगे, चाहे लाख भारत चाहे कि ये डिस्कशन उस तरह से ना हो जो पूरे के पूरे G20 के समिट को ही हाईजैक कर ले, जैसा कि अभी इंडोनेशिया में हुआ था पिछले साल। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर आप मेरे विचार से सहमत हैं, मेरे आकलन से सहमत हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। आई विल बी सो थैंकफुल टू यू। थैंक यू सो मच। जय हिंद।